Welcome back to our channel Education Enclave, my dear students, respected viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this video, we'll be discussing another very important topic related with natural environment, that is hydrosphere. We have already discussed lithosphere and atmosphere. Now we will be discussing in its length and breadth at hydrosphere. What is hydrosphere? Hydrosphere is the total, याद रखिएगा, it is the total amount of water on the planet Earth encompassing, ख्याल रखिएगा, water has the tendency to be in all three states, encompassing solid, liquid and gaseous form on Earth's surface, under Earth's surface, above Earth's surface. I will repeat. Hydrosphere is the total amount of water on the planet Earth encompassing solid, liquid and gaseous form on, under and above Earth's surface. ख्याल रहा? दूसरा, जो water है, it covers approximately about 71%. 71% जो है, या इस 71% को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 332.5 मिलियन क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर जो है इट कवर्स अप टू 71% अप्रोक्सीमेटली 71%. और अगर हम इसको 71% को ये इस हिसाब से कहेंगे कि 332.5 मिलियन क्यूबिक माइल्स ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. सो जो वाटर है इट इज सर्कुलेशन, यू नो, यू आर एक्सपीरियंस्ड टीचर्स. वाटर जो है इसकी सर्कुलेशन इट रेगुलेट्स ग्लोबल क्लाइमेट, सस्टेन्स ऑल लाइफ, यू नो, एंड शेप्स जियोलॉजिकल जो फीचर्स है लाइक इरोजन, सिंक होल्स, क्रिएशन ऑफ वैलीज. ये दीज आर ग्लोबल फीचर्स. इसको भी रादर अगर हम ऐसे कहेंगे कि अर्थ को शेप भी वाटर ही करता है, रेनफॉल शेप करता है, इरोजन शेप करता है, ये क्रिएट करता है वैलीज को, ये क्रिएट करता है सिंक होल्स को. तो ये भी सही है कि वाटर जो है इसकी रेगुलेशन जो है वो शेप करती है जियोलॉजिकल फीचर्स को. अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर अगर डिस्ट्रीब्यूट है किया गया है, कुदरत ने अगर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहां पे वाटर? आपको पता है वाटर जो है इसको हम प्राइमरीली अगर हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, वो है सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर. अगर हम सॉल्ट वाटर की बात करेंगे तो इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है. इट इज 97% ऑफ टोटल वाटर जो सरफेस पे है. और अगर हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे इट इज ओनली 3%. और इस 3% का भी बहुत सारा हिस्सा कहां पे है? वो जमा हुआ है, वो फ्रोजन है. जो ग्लेशियर्स है या जो मुख्तलिफ जगह अभी आप देखेंगे. तो याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, सॉल्ट वाटर में और फ्रेश वाटर. सॉल्ट वाटर बहुत ज़्यादा है, इसका अमाउंट जो है, इसकी परसेंटेज जो है वो 97% है, और फ्रेश वाटर की परसेंटेज 3% है. लेकिन इसका भी बहुत सारा हिस्सा जो है वो फ्रोजन है, लॉक्ड है. किन में? वो अभी आप देखेंगे किस में लॉक्ड है. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे किसकी? सॉल्ट वाटर की. जो ओशंस हैं, जितने भी ओशंस हैं, ये टोटल अर्थ सरफेस जो है वाटर की वो 97% कौन लेता है? ओशंस, लाइक पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सारे ओशंस जो है. और खाली ये नहीं, हमने ओशंस की बात करी, दे आर द बिग बॉडीज ऑफ वाटर, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वाटर इसमें है. लेकिन हम
जो सीज है लाइक अरबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, डेड सी जो है, जितने भी सीज है, कैस्पियन सी, जो तमाम सीज हैं ये भी वाटर बॉडीज है, लेकिन ओशंस बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती है इसमें वाटर। जो ओशंस है, सॉल्ट वाटर बॉडीज जो है, अभी मैंने बात की, पैसिफिक ओशन इज अ सॉल्ट वाटर बॉडी, अटलांटिक ओशन, एवरी ओशन, एवरी सी इज अ सॉल्ट वाटर बॉडी। Is it clear? So they contain these bodies of water. They contain overwhelming majority of this water of earth. Is it clear? और ना कि सिर्फ ये बहुत सारा पानी इनमें है, इन बॉडीज में है, ये डिक्टेट करते हैं, ड्राइव करते हैं वेदर को। दे डिक्टेट ग्लोबल वेदर बाय अब्सॉर्बिंग मैसिव अमाउंट ऑफ सोलर हीट। ये आपको पता ही है सोलर हीट, उसके बाद क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वाटर साइकिल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैसिव अमाउंट ऑफ सोलर हीट यहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और एक चीज है, ये जो सॉल्ट वाटर बॉडीज है, ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है जिसको हम कहते हैं मरीन इकोसिस्टम, उसको भी सस्टेन करता है। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर बॉडीज जो है, इसमें जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स वाटर, वो आपको पता है 97 97% ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ ओशंस एंड इट इज सॉल्टी। और ये डिक्टेट करता है ग्लोबल वेदर को, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है मैसिव अमाउंट ऑफ सोलर हीट को, और इसके अंदर एक इकोसिस्टम पनपता है जिसको हम कहते हैं मरीन इकोसिस्टम। ये तो हो गया कौन सा, ओशंस का। उसके बाद है ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। अभी हमने बात करी थी यहाँ पे ये 3% है, लेकिन हमने वहां पे भी ये बोला कि इसका बहुत अमाउंट जो है वो लॉक्ड है। क्या है इसकी टोटल परसेंटेज कितनी है फ्रेश वाटर, क्योंकि फ्रेश वाटर की हमने बोली कि इसका ये 3% है। इस 3% का 2% जो है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के अंदर बंद है। इसका दूसरा नाम भी है, याद रखिएगा, ग्लेशियर्स, इसको हम कहते हैं क्रायोस्फीयर। कल जाके अगर ऑब्जेक्टिव आएगा इसका दूसरा नाम, व्हाट इज क्रायोस्फीयर? क्रायोस्फीयर इज अ फ्रोजन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। फ्रोजन कंपोनेंट अभी हम बात करेंगे। फ्रोजन कंपोनेंट क्या मतलब है? फ्रोजन कंपोनेंट, this cryosphere stores majority of Earth's fresh water, but this water is locked up in the ice sheets of Antarctica and Greenland. Not only these, because these are the major bodies of ice, Greenland and Antarctica, खास करके अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड भी, लेकिन ज्यादा अमाउंट जो है वो आइस का वो है कहाँ पे, अंटार्कटिका में। लेकिन हम बाकी ग्लेशियर्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अब अगर आप देखेंगे, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो या साउथ एशिया हो, बहुत सारी जगहों पे, हमारे कश्मीर में भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। तो वहाँ पे भी वो भी किस में आएगा, इस क्रायोस्फीयर में वो भी आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट ऑफ आइस की, तो हमने अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बात करी। तो क्या है, जो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, दे मेक 2% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर, लेकिन ये वाटर जो है इट इज लॉक्ड अप इन आइस शीट्स ऑफ अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्फीयर। उसके बाद आते हैं हम ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, अगर आपको याद होगा, हमने पहले भी कहा कि ये जो हाइड्रोस्फीयर है ये एनकम्पास करता है, चाहे जमीन के ऊपर यानी कि अर्थ के सरफेस पे, ऑन अर्थ सरफेस, अंडर अर्थ सरफेस और अबव अर्थ सरफेस, जो वाटर है उसको एनकम्पास करता है। सारा वाटर, चाहे वो जमीन के अंदर हो, अर्थ सरफेस पे हो या अबव द अर्थ सरफेस हो, उसको लेता है। तो ये क्या है, ये ग्राउंड वाटर जो है, इसकी टोटल परसेंटेज क्या है? इट इज फ्रेश वाटर। इसकी टोटल परसेंटेज है 0.6% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर।
ग्राउंड वाटर जो है ये कहाँ है, बीनीथ, ये स्टोर्ड है बीनीथ द अर्थ सरफेस। किन में, किस में, सॉइल में, रॉक पोर्स में और सबटेरेनियन एक्विफायर्स में। याद रखिएगा कि ये जो ग्राउंड वाटर है जिसका अमाउंट, जिसकी परसेंटेज 0.6 है, हाँ? ये वाटर स्टोर्ड है बीनीथ द अर्थ सरफेस इन सॉइल, रॉक पोर्स एंड सबटेरेनियन एक्विफायर्स। एंड दिस वाटर, याद रखिएगा, दिस ग्राउंड वाटर इट एक्ट्स एज अ वाइटल रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड ह्यूमन ड्रिंकिंग वाटर। ह्यूमन ड्रिंकिंग वाटर का एक बहुत बड़ा जखीरा, रिजर्व है, कौन, ग्राउंड वाटर। और न कि सिर्फ ह्यूमन ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस, बल्कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है बीनीथ द अर्थ, उसके लिए भी ये रिजर्व है। इज इट क्लियर? उसके बाद आते हैं हम सरफेस वाटर। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर मींस जो अर्थ की सरफेस है उस पे वाटर जो है, इसकी परसेंटेज जो है सरफेस वाटर की वो है 0.01%। टोटल जो फ्रेश वाटर है उसका 0.01% बनता है कौन से, रिवर्स। ये 0.01% बहुत, हमारे पास अमेजोन रिवर भी है, दुनिया में नाइल रिवर, दुनिया में इतने बड़े गंगा भी है, बड़े बड़े रिवर्स, इवन सिंध महासागर भी कहा जाता है रिवर को, रिवर सिंध को, जो कि अरबियन सी में जाता है, कन्फ्लुएंस होता है उसका। तो क्या है ये तमाम जो लिक्विड फ्रेश वाटर जो हम पाते हैं कहाँ पे, रिवर्स का पानी, लेक्स का पानी, स्ट्रीम्स का पानी, वेटलैंड्स का पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं, जो सरफेस पे होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ये पानी आता है, इसके रिजर्व्स क्या है, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। उसके बाद आते हैं लास्ट पे जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ना कि अर्थ पे है, बीनीथ द अर्थ है, इसका अबव द अर्थ भी है, तो वो है एटमॉस्फेयर वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर वाटर वेपर, इसका जो अमाउंट है, इसका जो परसेंटेज है टोटल फ्रेश वाटर, बिकॉज इसकी परसेंटेज जो है वो है 0.001%। ठीक है, वाटर, आपको पता है वाटर की टेंडेंसी जो है ये क्या है, ये लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है। तो दिस इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर ये सस्पेंड होता है इन एयर एज क्लाउड्स, एज फॉग एंड ह्यूमिडिटी। जो वाटर, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है, इट इज गैशियस, इट इज इन गैशियस स्टेट, सस्पेंडेड इन द एयर। याद रखिएगा, गैशियस फॉर्म में जो वाटर होता है, इट इज सस्पेंडेड इन द एयर एज क्लाउड्स, एज फॉग, एज ह्यूमिडिटी। या ये आपको, it is very very simple, water that is in gaseous form, it is suspended in air as clouds, as fog and humidity। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको याद रही, उसके बाद आते हैं हम वाटर साइकिल पे, या हम इसको बोलते हैं द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या सिंपली द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इट इज वेरी वेरी सिंपल। ये हमने, अगर आज की बात करेंगे तो आज 4th 5th में बच्चे ये पढ़ते होंगे, इवन मेरे ख्याल में 2nd प्राइमरी में पढ़ते होंगे। तो वाटर साइकिल, व्हाट इज वाटर साइकिल, इसके लिए कुछ प्रोसेसेस को हमको जानना है। पहली है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अगर आपको याद होगा, हमने जो ओशन, जो हमने कहा सॉल्ट वाटर, हमने वहाँ पे एक बात करी थी कि दीज ओशंस दे डिक्टेट ग्लोबल वेदर। कैसे? क्योंकि ये अब्जॉर्ब करते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ सोलर हीट, और मैसिव अमाउंट ऑफ सोलर हीट की वजह से वहाँ पे वाटर वेपर बनता है, वाटर ट्रांसफॉर्म होता है गैसियस स्टेट में, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में जाता है। यही नहीं, एक और चीज़ भी
ये वाटर साइकिल में आती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो प्लांट्स है वो रिलीज करते हैं वाटर लीव्स के थ्रू, स्टोमेटास के थ्रू, हाँ? तो वो वाटर भी क्या हो जाता है, वो वाटर भी इवेपोरेट हो जाता है, वो भी क्या बनता है, ये दोनों प्रोसेसेस वाटर वेपर बनाने के लिए क्या है हमारे पास। अब आप देखेंगे, अब आप सोचेंगे कि हमारे पास जो वाटर वेपर है, प्लांट्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रांसपिरेशन। हमारे पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी है, हमारे पास इतने जंगल है, अफ्रीकन कंट्रीज में इतने, मतलब अगर आप देखें जो रिजर्व्स है ना, जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे इतना ज्यादा, अगर आपको पता होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट से लगभग अराउंड अबाउट, आई एम नॉट श्योर, अराउंड अबाउट 20 और 25% ऑक्सीजन जो पूरे अर्थ के लिए है वो जनरेट करता है। सॉरी। तो इसलिए जो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन है, इसकी वजह से बहुत अमाउंट बनता है किसका, गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं, और ये फिर कहां पे जाता है, इट गोज इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसके बाद दूसरी जो प्रोसेस है, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, वाटर वेपर जो है ये कूल हो जाता है इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसफॉर्म्स बैक इनटू टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग क्लाउड्स। ख्याल रखिएगा, मैं कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, वाटर वेपर कूल्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, ये कूल हो जाता है एंड ये वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले तो गैसियस स्टेट में था इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, फिर ये कूल डाउन हो जाता है अपर एटमॉस्फेयर में, और ये फिर से वापस बन जाता है टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जो हम हमारे ये बनाते हैं क्लाउड्स, ये फॉर्म करते हैं क्लाउड्स। उसके बाद एक और चीज होती है क्लाउड्स बनने के बाद, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज सिंपली जब क्लाउड्स बन गए, उसके बाद प्रेसिपिटेशन वाटर और इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ स्नो वापस जो अर्थ ग्रेविटेशन पुल की वजह से जमीन पे वापस बरसना स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं वापस आता हूं, पहले इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन की वजह से, खास करके इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि समंदर जो है बहुत बड़ा है, जो ओशंस है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ वाटर उसमें है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होती है। इज इट क्लियर। और उसके बाद कंडेंसेशन होती है, ये वाटर वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं अपर एटमॉस्फेयर में और वापस बन जाते हैं क्या, लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ क्या, टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और उसके बाद फिर प्रेसिपिटेशन, इनकी वजह से फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन की वजह से बारिश होती है, या तो बारिश होती है या फिर स्नो होता है, और अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये जो ड्रॉपलेट्स है वाटर के, ये किसकी तरफ आ जाते हैं, बरसना स्टार्ट होते हैं वापस अर्थ पे, ये बरसना स्टार्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ स्नो। उसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। इन्फिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ, व्हाट डज दिस मीन। ये सारी फिनोमिना आपस में जुड़ी हुई है। पहले वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाता है, क्लाउड्स में फिर ये प्रेसिपिटेट होता है, क्लाउड्स से पानी वापस गिरना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, या तो रेन की सूरत में या फिर स्नो की सूरत में। उसके बाद क्या होता है, ये जो वाटर जो है जो जमीन पे गिरता है, या तो ये सोक करता है, जमीन सोक करती है इसको, और ये फ्लो करता है, मैं दोनों कहूंगा, एक तो ये जमीन सोक करती है और ये फ्लो करता है किसकी तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ, ये जाता है लेक्स में, रिवर्स में, और इवेंचुअली ये जाता है किस में, ओशंस में, और ओशंस में फिर वापस ये फिनोमेना। समझ आ रहा है आपको, वाटर समंदर से लेके निकलता है फिर वापस समंदर में जाता है इन फिनोमेना को लेके, पहले इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन,
फिर प्रेसिपिटेशन, फिर ये वापस जाता है नदी नालों में, ज़मीन में, उसके बाद नदी नालों से लेके ये वापस जाता है समंदर में, उसके बाद फिर से ये फिनोमेना होता है। समझ आ रहा है आपको? अब हम आते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ अगर हमने वैसे इसकी सिग्निफिकेंस को ही पढ़ा जो हमने अभी तक पढ़ा, आप खुद देखिए कि वाटर का हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है। इसकी इसकी अफादियत, इसकी जो जो सिग्निफिकेंट रैशनल है, उस हम वाटर के बगैर जिंदा ही नहीं। खाली हम नहीं, पूरी जो कॉस्मोस है, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। Water is crucial for the sustenance of natural environment. क्या एक तो लाइफ है, दूसरा ग्लोबल वेदर सिस्टम को ये शेप करता है, अर्थ को शेप करता है, बहुत सारी चीजें करता है जिनको हम थोड़ा सा हेडिंग्स में समझने की कोशिश करें। समझ आ रहा है आपको? पहला जो सबसे ज्यादा है वो है सस्टेन्स लाइफ। मैं आप यू आर एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, आप खुद ये सोचिए, क्या हमारी जिंदगी पानी के बगैर है? खाली हमारी नहीं, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो, टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, जितने भी जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट से लेके छोटे इंसेक्ट्स की तरफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ, क्या हम वाटर के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो वाटर इज अ क्रूशल component for the sustenance of life on the earth. ठीक है। दूसरा, it regulates global climate. global climate regulator. आपको पता है कि ग्लोबल क्लाइमेट जो है, अभी हमने वाटर साइकिल पढ़ा, इस इवेपोरेशन, कंडेंसेशन की वजह से जो ग्लोबल क्लाइमेट है वो रेगुलेट होता है। यू नो दैट ग्लोबल क्लाइमेट जो भी है वो वाटर की वजह से रेगुलेट होता है। और एक बहुत बड़ी चीज, ये शेप करता है अर्थ। वाटर हाइड्रोस्फीयर शेप्स अर्थ को शेप करता। आप कहेंगे कैसे? इरोजन की वजह से, रेनफॉल की वजह से हम वैलीज बनती है, रिवर वैलीज बनती है। अगर आपने देखा होगा पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, किसी पहाड़ की शेप अजीब गरीब होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्फीयर होती है। समझ आ रहा है आपको? तो ये सिंक होल्स क्रिएट करता है, वैलीज को क्रिएट करता है वाटर। दैट इज द रीजन व्हाई वी से इट शेप्स द अर्थ। और एक चीज है, इट ड्राइव्स वेदर सिस्टम। वेदर सिस्टम को डिक्टेट करने वाला कौन होता है? इट इज व्हाट? इट इज हाइड्रोस्फीयर। एंड वन मोर थिंग, इट सपोर्ट्स, याद रखिएगा, इट सपोर्ट्स ह्यूमन सर्वाइवल। याद रखिएगा, सपोर्ट्स ह्यूमन सर्वाइवल। क्यों? खाली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं, बल्कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस। मतलब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हम पानी से ही लेते हैं, और पानी ज़ाया नहीं होता है। उस पानी को हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए वाटर यूज़ होता है। और सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वाटर यूज होता है। इरिगेशन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप्स होंगे नहीं अगर वाटर नहीं होगा तो। कोई भी क्रॉप, चाहे वो पैडी हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, वो सारी चीजें जो है डिपेंडेंट है किस पे? वाटर। तो इसलिए वाटर इज अ वेरी क्रूशल स्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर इज अ वेरी क्रूशल स्फीयर फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट। इसकी अफादियत ये अपने आप में अब इसकी अफादियत बोलता है। हम वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर
ये टॉपिक समझ आया होगा। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर समझ आया तो हमारी चैनल एजुकेशन एनक्लेव को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, इनको उन तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। अपने ग्रुप्स में इनको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जिनको इनकी ज़रूरत है उन तक ये पहुंचाइए। बाकी वस्सलाम।